बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फ़र्स्ट ईयर की उर्दू में बोर्ड में 5 नंबर के MCQs आते हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात आते हैं अदबी और शेरी इस्तिलाहात में से। अदबी इस्तिलाहात 3 हैं जबकि शेरी इस्तिलाहात 4 हैं। वो इन 7 इस्तिलाहात में से 5 नंबर के MCQs हर साल बोर्ड में लाजमी जुज़्व के तौर पर देता है। 5 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात हर सूरत आने ही आने हैं। कभी वो बोर्ड में ये करता है कि 3 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात अदबी इस्तिलाहात में से देता है और 2 नंबर के शेरी इस्तिलाहात में से देता है, और कभी वो 3 नंबर के शेरी इस्तिलाहात में से देता है और 2 नंबर के MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात अदबी इस्तिलाहात में से देता है। आज के लेक्चर में हम अदबी इस्तिलाहात अगले लेक्चर्स में आएंगी, मगर आज हम बात करने जा रहे हैं शेरी इस्तिलाहात की। और शेरी इस्तिलाहात 4 हैं, जिनमें से पहली है मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ। इन 4 में से पहली 2 इस्तिलाहात शेरी इस्तिलाहात वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, मतला और मक्ता। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये कसीरुल इंतखाबी सवालात कैसे आते हैं, ये कसीरुल इंतखाबी सवालात कैसे समझे जा सकते हैं, किस अंदाज में से इन शेरी इस्तिलाहात में से कसीरुल इंतखाबी सवालात बोर्ड में आया करते हैं, ये मैं आपको समझाता भी हूँ और साथ साथ उसकी कुछ प्रैक्टिकल शक्ल भी आपके सामने साथ साथ रखूँगा। और आज के इस मुख्तसर लेक्चर में बड़ी आसानी के साथ आप इन चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहली इस्तिलाह शेरी इस्तिलाह जिसका उन्वान है मतला। अब मतला किसको कहते हैं? कहता है मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है तलू होने की जगह या चांद और सूरज निकलने की जगह। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है। अब बोर्ड वाला इस लाइन में से MCQs बना सकता है, कसीरुल इंतखाबी सवाल बना सकता है। वो क्या बनाएगा? मसलन पहला MCQs वो ये बना सकता है, मतला डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है, या मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो आपके सामने लिखा हुआ है मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो क्या होगा? वो ये पूछेगा मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। नीचे वो 4 ऑप्शन देगा, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप उसमें से अरबी पर टिक कर देंगे। इसी तरीके से वो ये MCQ पूछ सकता है कि मतला का माना है, नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगी तलू होने की जगह, या एक ऑप्शन ये होगी चांद और सूरज के निकलने की जगह। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से जो एक नीचे दी हुई हो आप उसको टिक कर देंगे, उसको बोर्ड में फिल कर देंगे, तो ये आपका MCQ सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और मिसालें भी नीचे दी हैं कि इनमें से किस तरीके से MCQs आ सकते हैं। तो ये तो MCQs पहली लाइन में से बन गए। अगली लाइन अब इसकी मुकम्मल एक और तारीफ़ लिखी हुई है। वो कहते हैं कि अगर किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, मतला कहलाता है। यानी किसी भी गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ हो, उसे हम मतला कहते हैं। अब आपसे वो इसी का MCQs बना सकता है कि जी किसी गज़ल या कसीदे का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ हो, उसे क्या कहते हैं। नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा, आप किसको कहते हैं, आप मतला पर टिक कर देंगे। अब इससे मुताल्लिक कुछ और बातें भी की हैं। कहता जी कि अगर गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हो तो वो मतला नहीं कहलाएगा, उसे हम गज़ल या कसीदे का पहला शेर कहेंगे।
यानी मतला की डेफिनेशन ये है, मतला की पहचान ये है कि वो हम काफिया भी होता है और हम रदीफ भी होता है। अब हम काफिया क्या होता है? हम काफिया वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी नज़म या गज़ल के कसीदे के पहले शेर में जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, हम आवाज़, मसलन या आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि हम उनकी सोचों में जब भी क़याम करते हैं, हम उनकी सोचों में जब भी क़याम करते हैं, अदब से हमको सितारे सलाम करते हैं। अब अजीज़ तलबा व तालिबात, ये जो क़याम, सलाम, ये दोनों हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज हैं, इन अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। तो वो पहला शेर गज़ल का या कसीदे का जिसमें हम काफिया यानी हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज पाए जाएं, तो उसको हम किसका नाम देंगे? मतला का। इसी तरीके से उसमें रदीफ का होना भी ज़रूरी है। अब रदीफ क्या होता है? इनकी अलग डेफिनेशंस, अलग इसका लेक्चर आएगा इसी YouTube चैनल पर, वो आप सुनेंगे तो उस वक्त मैं आपको मज़ीद तफसील से बताऊंगा। अभी सिर्फ मतला की तारीफ समझाने की खातिर मैं आपको बता रहा हूँ कि रदीफ क्या होता है। तो काफिया के बाद गज़ल या कसीदे में वो अल्फाज जो मिन्नो अन यानी एज इट इज़ रिपीट हो रहे हों, मसलन जो मैंने अभी शेर पढ़ा कि हम उनकी सोचों में जब भी क़याम करते हैं, अदब से हमको सितारे सलाम करते हैं। तो क़याम और सलाम ये तो हो गए हम काफिया अल्फाज। ये जो करते हैं आ रहा है, इनको हम रदीफ कहते हैं। तो किसी गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जो हम काफिया भी हो, यानी उसमें हम वज़न अल्फाज भी हों और उसके अंदर रदीफ भी हो, यानी उसमें अल्फाज रिपीट भी हो रहे हों एज इट इज़, तो हम ऐसे शेर को मतला का नाम देते हैं। और अगर किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर में रदीफ तो मौजूद हो मगर उसमें हम काफ़िया अल्फाज मौजूद ना हो, तो उसे हम मतला नहीं कहेंगे, उसे हम गज़ल का पहला शेर कहेंगे। तो अब वो इसका MCQs बना सकता है कि अगर किसी गज़ल का पहला शेर हम काफिया न हो तो उसे हम कहते हैं, नीचे वो ऑप्शन देगा मतला, मक्ता, रदीफ या पहला शेर। तो क्या दुरुस्त आंसर होगा? पहला शेर। इसी तरीके से मतला से मुतल्लिक वो और बातें भी करता है, कहता है मतला गज़ल का नकीब होता है। अब यही MCQs बन सकता है, मतला गज़ल का डैश होता है। तो नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा, आप नकीब पर टिक कर देंगे। इसी तरीके से अगला वो पूछ सकता है कि कहता है जी कि गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। यानी मतला की तारीफ फिर सुन ले। मतला की तारीफ ये है कि किसी गज़ल या कसीदे का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ हो, उसे हम मतला कहते हैं। अब मतला एक भी हो सकता है गज़ल में, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी मतले हो सकते हैं। यानी पहला शेर भी हम काफिया और रदीफ हो सकता है, दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो सकता है, और तीसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो सकता है। तो अगर पहला शेर हम काफिया और हम रदीफ हो गज़ल का, तो उसे तो हम कहेंगे मतला। और अगर दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे हम मतला सानी कहेंगे, या हम उसे ज़ेबे मतला कहेंगे, या हम उसे हुस्ने मतला कहेंगे। यानी अगर किसी नज़म या गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसके 3 नाम हैं, या उसे मतला सानी कहेंगे, या उसे ज़ेबे मतला कहेंगे, या उसे हम हुस्ने मतला कहेंगे। अब वो इसी का MCQs बना सकता है कि जी किसी गज़ल का दूसरा शेर हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे कहते हैं, नीचे वो ऑप्शन दे देगा। ये 3 नाम है, तीनों में से कोई एक नाम ये लिखेगा और बाकी 3 और ऑप्शन देकर, तो जो आपको मतला सानी अगर मौजूद हो तो मतला सानी पे टिक कर देंगे, ज़ेबे मतला मौजूद हो तो ज़ेबे मतला पे टिक कर देंगे, हुस्ने मतला मौजूद हो तो हुस्ने मतला पे टिक कर देंगे। और इसी तरीके से अगर किसी गज़ल का तीसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे हम मतला सालिस कहते हैं।
अजीज़ तलबा व तालिबात, यही इसका तीसरा MCQs कसीरुल इंतखाबी सवाल बन सकता है कि अगर किसी गज़ल का तीसरा शेर हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसे कहते हैं। अब वो नीचे ऑप्शन दे देगा, मतला अव्वल, मतला सानी, मतला सालिस, मतला चहारम। तो क्या कहते हैं उसे? मतला सालिस। अब ये है मतला की मुताल्लिक अहम मालूमात। अब इन्हीं में से मैंने आपके सामने ये वो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं जो बोर्ड के हैं, बोर्ड में आए हुए हैं। इनमें से कोई एक MCQ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये बड़े अहम कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। आप देख रहे हैं कि मसलन एक MCQ बन सकता है मतला के लुग़वी माना है। नीचे मैंने 4 ऑप्शन दी हुई हैं, गरूब होने की जगह, सोने की जगह, तलू होने की जगह, खेलने की जगह। तो आपने पीछे पढ़ा कि मतला के लुग़वी माना क्या है? तलू होने की जगह। तो तलू होने की जगह, इसको मैंने भी बोल्ड किया हुआ है, यही इसका दुरुस्त आंसर है। फिर दूसरा MCQ, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों क्या कहलाता है? काफिया, मतला, तलमी, मक्ता क्या कहलाता है जी? मतला कहलाता है, क्योंकि मतला की तारीफ ही हमने ये पढ़ी है। अगला है मतला होता है किस में? मरसिये में होता है, मसनवी में होता है, नज़म में होता है या गज़ल में? तो आपने इसकी तारीफ में ही पढ़ा है कि मतला गज़ल का होता है, नज़म का नहीं होता। इसी तरह मसनवी का नहीं होता, मरसिये का नहीं होता, मक्ता हमेशा गज़ल का होता है। तो हमने इसकी तारीफ में पढ़ा गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफी। फिर अगला MCQ बन सकता है, अगर किसी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हो तो वो क्या कहलाएगा? आपने अभी तारीफ में भी पढ़ा कि मतला होने के लिए हम काफी और हम रदीफ होना ज़रूरी है। अगर हम काफिया न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मतला नहीं कहेंगे, उसे हम गज़ल का पहला शेर कहेंगे। तो नीचे 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से जो गज़ल का पहला शेर है वो दुरुस्त ऑप्शन है। फिर मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये सब MCQs वो हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है जी? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आप अरबी पे ठीक कर देंगे, बोल्ड किया हुआ। उर्दू गज़ल में ज़्यादा से ज़्यादा मतले कितने हो सकते हैं? तो आपने अभी पढ़ा कि हम काफ़ी और हम रदीफ़, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उसने MCQ में ये पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतले कितने पाए जा सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा मतले 3 पाए जा सकते हैं। अगला MCQ, हुस्न मतला आता है मतला से पहले, मक्ता के बाद, मतला के फ़ौरन बाद या दरमियान में? तो आपको पता है हुस्न मतला किसी गज़ल का जो दूसरा शेर अगर हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसे हम हुस्न मतला कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतला के फ़ौरन बाद जो दूसरा शेर अगर हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसे हम हुस्न मतला कहते हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन होगा मतला के फ़ौरन बाद। अगला है मतला की बुनियादी पहचान क्या है? उसकी बुनियादी पहचान ये है कि दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। यही बात आपने तारीफ में पढ़ी। अगला है इस्तिलाह में मतला गज़ल का कौन सा शेर होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? भाई जो पहला शेर होता है उसे हम मतला कहते हैं। तो जो दूसरा शेर होगा उसे हम मतला तो नहीं कहते, उसे हम हुस्न मतला कहते हैं, ज़ेब मतला कहते हैं या मतला सानी कहते हैं। और जो तीसरा होता है हम काफ़िया और उसे हम वैसे ही मतला सालिस कहते हैं। तो मतला जो होता है, सिंपल मतला, वो गज़ल का पहला शेर होता है। आप पहले पर टिक कर देंगे। और 10वां MCQs यहाँ जो आपके सामने लिखा वो है मतला आता है किस में? नज़म में, तरकीब में, गज़ल में या गीत में? तो गज़ल में आता है, ये पहले भी गुजर चुका। तो ये इस किस्म के MCQs जो है वो बोर्ड में आपको आएंगे, जो बड़े ही आसान हैं। आप इनको याद करके अपने इन नंबर्स को जो है वो यकीनी बना सकते हैं। आज के लेक्चर की दूसरी और आखिरी बात वो है मक्ता। इसी तरीके से मक्ता में से भी MCQs आ सकते हैं और आएंगे। अब मक्ता का माना क्या है? मक्ता का माना है कटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह। अब इसका यही MCQs बनाएगा जी, मक्ता का माना है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, कटने की जगह, किसी चीज़। तो अब ऑप्शन दे दी, उसमें कटने की जगह पर आप टिक कर देंगे या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह पर आप टिक कर देंगे। इसकी एग्जांपल भी आगे देता हूँ। फिर कहता है शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस मौजूद हो मक्ता कहलाता है।
یعنی کسی بھی غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوا ہو تو اسے ہم مقطع کہیں گے، اور اگر اس نے آخری شعر میں آخری شعر میں تخلص استعمال نہیں کیا، اگر آخری شعر میں غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے، اس کو پھر ہم غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ جیسے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہو، اگر ہم قافیہ نہ ہو غزل کا پہلا شعر تو اسے ہم مطلع نہیں کہتے بلکہ غزل کا پہلا شعر کہتے ہیں۔ ویسے ہی اگر شاعر نے غزل کے آخری شعر میں تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے ہم غزل کا آخری شعر کہیں گے، اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں اگر کسی غزل کے آخری شعر میں تخلص موجود نہ ہو تو اسے غزل کا آخری شعر تو کہا جائے گا، مقطع نہیں کہا جائے گا۔ اگلی اس کی وضاحت، اگر غزل کے کسی شعر میں شاعر کا تخلص موجود ہو مگر وہ غزل کا آخری شعر نہ ہو تو اسے بھی ہم مقطع نہیں کہیں گے۔ تو یعنی یہ اس کی پہچان ہے کہ جو مقطع ہے، مقطع تب کہلائے گا جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں، نمبر 1 تخلص موجود ہو، اور نمبر 2 وہ غزل کا آخری شعر بھی ہو، غزل کا آخری شعر بھی ہو، تب ہم اسے مقطع کہیں گے۔ اور اگر تخلص استعمال نہیں ہے تو ہم اسے آخری شعر کہیں گے، اور اگر تخلص استعمال ہوا ہے مگر آخری شعر میں استعمال نہیں ہوا تب بھی ہم اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے مقطع غزل کے اختتام کا اعلان کرتا ہے، مقطع قاری کو شاعر کے قریب کر دیتا ہے، مقطع پر غزل کی تان ٹوٹتی ہے، اور مقطع وہ شعر ہے جس سے غزل اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے، اور بعض اوقات مقطع غزل کو لکھنے کا مقصد بھی واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایک لائن MCQs بن سکتی ہے۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھی ہیں، اور یہ سب کے سب بورڈ کے اندر آنے والے MCQs ہیں جو آلریڈی آئے ہوئے ہیں، بورڈ میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کیسے MCQs آ سکتے ہیں مقطع میں سے؟ تو وہ کہتے ہیں جی مقطع کے لغوی معنی ہیں کاٹنے کی جگہ، اٹھنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ، کھیلنے کی جگہ۔ تو آپ نے اس کی تعریفات میں پڑھا، مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ، تو آپ کاٹنے کی جگہ پہ ٹک کر دیں گے۔ مقطع کہتے ہیں نظم کا آخری شعر، مرثیہ کا آخری شعر، مثنوی کا آخری شعر، یا غزل کا آخری شعر جس میں تخلص ہو۔ تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھ گئے، آپ نے سن لیا، جان گئے کہ غزل کا آخری شعر جس میں تخلص استعمال ہوا ہو۔ اسی طریقے سے ایسے بھی وہ اس کا MCQ پوچھ سکتا ہے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، یہ وہ MCQ پوچھ سکتا ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، یہ ہے۔ اب اس نے MCQ، یہ کیا ہے؟ یہ مصرع کیا ہے؟ مطلع ہے، مقطع ہے، مصدر ہے یا کنایہ ہے؟ تو مقطع ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں تخلص استعمال ہوا ہے۔ داغ دہلوی کا یہ شعر ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، یہ پورا شعر ہے۔ تو یہ چونکہ اس میں تخلص استعمال ہوا ہے لہٰذا یہ مقطع کہلائے گا۔ اسی طریقے سے مقطع میں سے MCQ یوں بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر نے تخلص استعمال نہ کیا ہو تو وہ کہلائے گا بند کہلائے گا، مطلع کہلائے گا، مقطع کہلائے گا، یا غزل کا آخری شعر کہلائے گا؟ ہاں، وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس نے تخلص استعمال نہیں کیا۔ تو تعریف میں سے ہی MCQs بن رہے ہیں۔ اگلا ہے 5واں، مقطع آخری شعر ہوتا ہے بشرط یہ کہ شاعر کا خطاب آئے، مختلف ہوں، نہیں، شاعر کا لقب آئے، شاعر کی کنیت آئے، یا شاعر کا تخلص آئے۔ تو مقطع آخری شعر تب کہلائے گا، یا مقطع یا غزل کا آخری شعر مقطع تب کہلائے گا جب اس میں شاعر کا تخلص آئے۔ آپ نے تعریفات میں بھی یہی پڑھا۔ اگلا مقطع کی تعریف یہ ہے کہ شعر کے دونوں مصرے ہوں۔ مقطع کی تعریف یہ ہے کہ دونوں مصرے ہوں، ایک جیسے ہوں، مختلف ہوں،
قافیہ ہو یا دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ یہاں پر تھوڑی سی یہ مقطع کی تعریف نہیں ہے، یہ مطلع کی تعریف ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی درستی کر لیجئے۔ یہ مطلع کی تعریف یہ ہے کہ شعر کے دونوں مصرے ایک جیسے ہوں، مختلف ہوں، قافیہ ہو یا دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، تو یہ مطلع کی تعریف ہے، مطلع کی۔ اچھا آگے وہ کہتا ہے 7ویں MCQ، کہتا ہے جی مقطع میں موجود شعراء کا کلمی نام کہلاتا ہے لقب، خطاب، تخلص یا کنیت۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ شاعر غزل میں جو اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور MCQ ہے کہ جی ٹک میر جگر سوختہ کی خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہ شعر کیا ہے؟ یہ مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف ہے، نظم ہے، کیا ہے؟ مقطع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اگلا ہے مقطع کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ ردیف، آخری شعر اور تخلص یا قافیہ؟ تو اس کی جو حتمی پہچان ہے وہ ہے آخری شعر اور تخلص۔ یعنی اگر غزل کا آخری شعر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں تخلص بھی استعمال ہوا ہو تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ اور آخری اگزامپل دے رہا ہوں، مقطع میں شاعر اپنا استعمال کرتا ہے کیا؟ لقب، تخلص، نام، کنیت، تو وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ 9 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ٹوٹل 10 ہیں، مگر ان میں سے ایک مثال مطلع کی ہے، باقی جو 9 مثالیں ہیں وہ مقطع کی ہیں۔ اس طریقے سے MCQs آئیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھ بھی گئے ہوں گے، آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ مطلع اور مقطع کے اندر MCQs کثیر الانتخابی سوالات کس طریقے سے آئیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے، بتانا ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگا، سمجھ آیا یا نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن طلبہ و طالبات نے YouTube چینل کو انعام مصطفی YouTube چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ یقینی طور پر اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور تاکہ آنے والے لیکچر بھی آپ کو اسی YouTube چینل پر ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔